अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 4। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 अबाउट वाटर एंड पावर और आज हमने पढ़ना है मजीद कुछ वाटर सोर्सेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। डैम्स एंड बैराजेस। तो आज हमने बात करनी है अबाउट डैम्स एंड अबाउट barrages. In the northern parts of our country, we have fast flowing rivers. So we have got fast flowing यानी कि बहुत ही ज्यादा तेजी से बहते हुए दरिया। Where in the northern parts of our country यानी कि हमारी कंट्री के नॉर्थ में जो एरियाज हैं वहां पे we have got fast flowing rivers. तो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होने का एक्चुअली क्या मतलब है कि उनके अंदर जो पानी की पावर है और उसकी जो अमाउंट है, जो पानी का प्रेशर है, वो बहुत ज्यादा होता है। अगर किसी तंग जगह से पानी गुजर रहा है तो उसका प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है। अगर एरिया ज्यादा हो तो उसका प्रेशर थोड़ा हो जाता है क्योंकि एरिया ज्यादा होता है। बट ही सेड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स यानी बहुत तेजी से बहते हुए दरिया हैं जिसकी वजह से उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। Dams have been built to store water and slow its movements towards the sea. तो इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल है डैम्स। अब डैम्स क्या करते हैं? डैम्स have been built to store water यानी कि वो पानी को स्टोर करते हैं, जखीरा करते हैं and slow its movements towards the sea और उसकी जो मूवमेंट है यानी कि जो उसकी रफ्तार है चलने की, they slow its movements towards the सी, वो उसके समंदर की तरफ जाने की जो रफ्तार है उसको कम कर देते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर रास्ते में जितनी भी चीजें आएंगी वो सारी पानी अपने साथ बहा ले जाएगा। सो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए बनाए जाते हैं डैम्स। Dams are built on the upper part of a river when it is flowing fast through the mountain valleys. अब डैम्स की लोकेशन के बारे में वो आपको बता रहा है कि डैम्स एक्चुअली बनाए किधर जाते हैं। तो डैम्स आर बिल्ट ऑन द अपर पार्ट ऑफ अ रिवर यानी कि दरिया का जो अपर पार्ट होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, वहां पे बनाए जाते हैं डैम्स। व्हेन इट इज फ्लोइंग फास्ट थ्रू द माउंटेन वैलीज, जब कोई रिवर बहुत तेजी से माउंटेन वैली से होता हुआ आ रहा होता है। हमने वैलीज की बात पिछले चैप्टर में भी की। व्हाट इज अ वैली? वैली वो एरिया होता है जो डिफरेंट माउंटेन्स के बीच में होता है। तो अगर कोई रिवर माउंटेन वैली से होता हुआ आ रहा है तो इस बात का मतलब ये है कि उसका पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि वैलीज में इतना ज्यादा एरिया नहीं होता, पानी का प्रेशर उसी वजह से बढ़ जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी पाइप में से पानी गुजारो और अगर वो पाइप छोटा है तो जो दूसरा एंड है पानी का, जहां से पानी निकलना है, पानी बहुत प्रेशर से निकलेगा क्योंकि पहले उसके पास गुजरने के लिए ज्यादा जगह नहीं है। तो उसको जैसे ही खुला एरिया मिलेगा वो बहुत तेजी से फैलेगा। बिल्कुल ऐसे ही होता है माउंटेन वैलीज के केस में भी। माउंटेन वैली से जब पानी होता हुआ आगे आता है तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो वो जो पॉइंट होता है जब पानी माउंटेन वैली से होकर आगे आ रहा होता है, वहां बनाए जाते हैं डैम्स ताकि पानी का प्रेशर, उसकी मूवमेंट और उसकी जो अमाउंट है उसको कंट्रोल किया जा सके। Now what are the functions of dams? They provide large reservoir of water for irrigation and other purposes. Reservoir मैंने आपको पहले भी बताया, हम किसी ऐसी जगह को कहते हैं जहां कोई चीज स्टोर की जा सके। तो डैम्स आर बेसिकली रेजर्वॉयर्स ऑफ वाटर। डैम्स आप रेजर्वॉयर ऑफ वाटर को भी कह सकते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स जहां पानी स्टोर किया जाता है, जखीरा किया जाता है फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पसेस। इरिगेशन का क्या मतलब होता है? इरिगेशन हम उस सिस्टम को कहते हैं जिसके थ्रू पानी किसी एक वाटर सोर्स से मुख्तलिफ क्रॉप एरियाज तक पहुंचाया जाता है। यानी कि अगर किसी जगह फसलें उगी हुई हैं या किसी जगह पे पानी चाहिए और आपने वहां पे पानी पहुंचाना है दरिया से या किसी नदी नाले से, तो इस सारे सिस्टम को हम कहते हैं इरिगेशन सिस्टम। तो डैम्स भी यूज किए जाते हैं
पानी स्टोर करने के लिए, इरिगेशन के लिए, एंड देयर आर अदर पर्पसेस ऑब्वियसली, एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो आपको पता ही होगा बच्चों कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं डैम्स। तो बेसिकली हमारे पास ऑलमोस्ट 3 फंक्शंस आ गए। दे एक्ट एज reservoir of water, they are important for irrigation, they are important for generating electricity. Another way of controlling flow of rivers is by building a barrier across them. This is called a barrage. अब पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एक और तरीका भी है। पहला तरीका हमने डिस्कस कर लिया, डैम्स बनाना। एक और तरीका है, वो है बैराज बनाना। What are barrage? They are actually barriers. Barrier हम कहते हैं रुकावट को। तो बैराजेस क्या है? बेसिकली पानी के फ्लो को, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो बैरियर्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं बैराजेस। आप बैराजेस की पिक्चर अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हो, जिससे आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली बैराजेस होते क्या हैं और वो दिखने में कैसे होते हैं। What is a barrage? A barrage has gates that control the flow of water, especially in times of flood. अब barrage क्या है? It has got gates. You must have seen it in the picture. That control the flow of water. जो कि क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं flow of water को, पानी के flow को, पानी की movement को, स्पेशली इन टाइम्स ऑफ फ्लड, खास तौर पे जब किसी जगह सैलाब आ जाए, फ्लड आ जाए, क्योंकि जब सैलाब आता है तो उस वक्त पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो रास्ते में जो भी चीज आएगी पानी उसको अपने साथ बहा ले जाएगा। इसलिए कोई ना कोई बैरियर वहां पे होना, कोई ना कोई रुकावट वहां पे होना जरूरी है। तो इस मकसद के लिए यूज किए जाते हैं बैराजेस। वो कंट्रोल करते हैं पानी के प्रेशर को, पानी की मूवमेंट को। A barrage raises the level of water in a river or canal. इसके अलावा बैराजेस का क्या फायदा होता है? They raise, बढ़ा देते हैं level of water, पानी के लेवल को in a river or canal, किसी दरिया में या कैनाल में। तो इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है कि कैनाल्स हम यूज करते हैं मुख्तलिफ फसलों तक पानी पहुंचाने के लिए, मुख्तलिफ एरियाज तक पानी पहुंचाने के लिए, क्योंकि हर जगह दरिया तो मौजूद नहीं है। तो दरिया से मुख्तलिफ एरियाज तक पानी पहुंचाने के लिए हम यूज करते हैं कैनाल्स। बैराजेस क्या करते हैं? वो रिवर्स और कैनाल्स में पानी का लेवल बढ़ा देते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि जहाँ पे पानी चाहिए होता है वहां पे फिर इजीली लोग उस पानी को यूज कर सकते हैं, वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी आसान हो जाती है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ बैराजेस। अब बैराजेस के हमने 2-3 फंक्शंस डिस्कस कर लिए। वो क्या करते हैं? वो कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ रिवर्स को, देन दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन टाइम्स ऑफ फ्लड, यानी कि अगर कोई सैलाब वगैरह आ जाए तो वो फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा वो लेवल ऑफ वाटर को रेज कर देते हैं इन रिवर्स और कैनाल्स, जिसकी वजह से फायदा होता है लोगों को जिनको पानी चाहिए होता है और उनको पानी पहुंचाया जा रहा होता है थ्रू डिफरेंट कैनाल्स। तो अगर पानी का लेवल थोड़ा अच्छा हो तो लोगों के लिए भी अच्छी बात होती है कि उनके यूज के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी अवेलेबल है। तो बच्चों पहले हमने बात की अबाउट वाटर एंड वाटर रिसोर्सेज। अब हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं अबाउट पावर एंड एनर्जी। सो पाकिस्तान हैज बिकम मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड इन रीसेंट ईयर्स। वैसे तो वी आर एन एग्रीकल्चरल कंट्री, यानी कि ज़राअत, खेती बाड़ी, ये काम हमारी कंट्री में ज्यादा किया जाता है, लेकिन इन द फ्यू रीसेंट ईयर्स, पिछले कुछ अरसे से वी हैव बिकम मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड। इंडस्ट्रियलाइज्ड होने का क्या मतलब है कि हमारे मुल्क में बहुत से कारखाने लग गए हैं, फैक्ट्रीज लग गई हैं, इंडस्ट्रीज लग गई हैं। An industrial country produces goods using its own power and natural resources. अब इंडस्ट्रियल कंट्री क्या करती है? It produces, बनाती है goods, मुख्तलिफ चीजें using its own power, अपनी एनर्जी यूज करते हुए, अपनी पावर यूज करते हुए, and
नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने बिल्कुल चैप्टर के शुरू में बात की थी। ये क्या होती हैं? These are the resources present on or in the earth, यानी कि ये नेचुरली कुदरती तौर पे जमीन में मौजूद होती हैं। तो अगर कोई कंट्री इंडस्ट्रियलाइज्ड है तो उसके लिए जरूरी है कि उसके पास अपने कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हो और उसके पास पावर हो, एनर्जी हो। इट मस्ट हैव वाटर, पावर एंड रॉ मटेरियल्स। तो फिर किसी कंट्री के पास क्या होना चाहिए इंडस्ट्रियलाइज्ड होने के लिए? इट मस्ट हैव वाटर, पावर एंड रॉ मटेरियल्स, यानी कि उसके पास पानी होना चाहिए, पावर, देयर मस्ट बी एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स। जैसे आप कह सकते हो कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कोल से बना रहे हैं तो कोल इज ऑल्सो रॉ मटेरियल। मतलब कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए, फैक्ट्रीज के लिए जरूरी होती हैं। रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, पानी रिक्वायर्ड होता है, एंड पावर एंड एनर्जी आर रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग एन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। सो इट ऑल्सो नीड्स मशीन्स एंड वर्कर्स। और इसके अलावा एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री को क्या चाहिए होता है? मशीन्स। ऑब्वियसली आपको पता है इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में क्या यूज होती हैं? मशीन्स यूज होती हैं, एंड वर्कर्स। और उन मशीन्स को चलाने के लिए हमें चाहिए होते हैं वर्कर्स। सो लेट्स रिवाइज इट अ लिटिल। वी हैव बिकम मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड। इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री क्या करती है? प्रोड्यूसेस गुड्स यूजिंग इट्स ओन पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री होने के लिए जरूरी क्या है? यू मस्ट हैव वाटर, पावर एंड रॉ मटेरियल्स, एंड in addition to these we need to have machines and workers. तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपने अच्छे से इस सब को रिवाइज करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।